जेठ की दोपहरी थी और आसमान से आग बरस रही थी। सूरज मानो धरती से बदला ले रहा हो, अपनी पूरी ताकत से तप रहा था। उत्तर भारत के उस छोटे से गांव रामपुर की जमीन प्यास से तड़प रही थी। जहां कभी हरे भरे खेत हुआ करते थे, वहां अब केवल धूल और दरारें थीं। धरती मां का सीना फट चुका था, जैसे वह मूक भाषा में पानी की भीख मांग रही हो। गर्म हवा के थपेड़े, जिन्हें गांव वाले लू कहते थे, किसी अदृश्य कोड़े की तरह चल रहे थे, जो भी बाहर निकलता उसे झुलसा देते। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन आज उनकी बातों में वो पुरानी हंसी नहीं थी। उनके चेहरों पर झुर्रियों के साथ साथ गहरी चिंता की लकीरें भी थीं। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए रामदीन काका ने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों का नामो निशान नहीं था। केवल एक चील गोल गोल घूम रही थी, शायद किसी मरे हुए जानवर की तलाश में। इस बार भी इंद्रदेव रूठ गए हैं, रामदीन ने भारी आवाज में कहा। अगर 2 दिन में पानी नहीं आया तो गन्ने की बची खुची फसल भी जलकर राख हो जाएगी। फिर साल भर हम क्या खाएंगे और साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे। पास ही बैठा 15 साल का राजू एक टूटी हुई साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। उसके हाथ ग्रीस और मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन कानों में बड़ों की बातें जा रही थीं। राजू का परिवार भी इसी संकट से जूझ रहा था। उसके पिता किशन एक मेहनती किसान थे, लेकिन प्रकृति की मार के आगे उनकी मेहनत बेअसर हो रही थी। राजू स्कूल में होशियार था, लेकिन पिछले महीने से स्कूल नहीं जा पाया था। फीस के पैसे नहीं थे और खेतों में काम इतना बढ़ गया था कि उसे अपने पिता का हाथ बंटाना पड़ता था। पर राजू का मन मशीनों में रमता था। गांव के कबाड़खाने से उठाई गई पुरानी चीजों को जोड़ तोड़कर कुछ न कुछ बनाना उसका जुनून था। तभी धूल का एक गुबार उठता दिखाई दिया। एक बड़ी काली गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते हुए आ रही थी। उसके पीछे एक बड़ा ट्रक था, जिस पर एक विशालकाय मशीन लदी हुई थी, जो तिरपाल से ढकी थी। गांव वालों की नजरें उस तरफ जम गईं। यह गाड़ी गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की थी। ठाकुर साहब शहर में रहते थे और बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी जमीनें यहीं थीं। सुना था कि वो इजराइल देश से कोई ऐसी मशीन मंगवा रहे हैं जो पाताल से भी पानी खींच सकती है। राजू ने साइकिल छोड़ दी और ट्रक के पीछे दौड़ पड़ा। उसके जैसे कई बच्चे और गांव के लोग उस ट्रक के पीछे चल दिए। ट्रक ठाकुर साहब के सबसे बड़े खेत, जो नदी के किनारे था, हालांकि नदी अब सूख चुकी थी, जाकर रुका। वहां पहले से ही एक बड़ा सीमेंट का चबूतरा बनाया गया था। ट्रक से मशीन को उतारने के लिए क्रेन बुलाई गई थी। जब तिरपाल हटाया गया तो धूप में चमकती हुई नीले रंग की वो विशाल मशीन किसी दूसरे ग्रह की चीज लग रही थी। उसमें अनगिनत पाइप, तार और मीटर लगे थे। गांव वालों ने आज तक सिर्फ पुराने डीजल इंजन देखे थे, जो काला धुआं छोड़ते थे और फुक फुक की आवाज करते थे। पर यह मशीन तो बिल्कुल अलग थी, शांत, चमकदार और रहस्यमयी। ठाकुर विक्रम सिंह गाड़ी से उतरे। खादी का कड़क सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। उनके साथ एक और आदमी था, जिसने सूट बूट पहना था और हाथ में एक लैपटॉप था। वह शहर से आया बड़ा इंजीनियर था, जिसे कंपनी ने इस मशीन को चालू करने के लिए भेजा था। उसका नाम अमित सर था। अमित सर के हाव भाव में एक अजीब सा घमंड था। वह गांव की धूल और गर्मी से परेशान लग रहा था और बार बार रुमाल से अपनी नाक पोंछ रहा था। सुनो सब लोग, ठाकुर साहब की आवाज गूंजी। यह मशीन कोई मामूली मशीन नहीं है। इसे मैंने लाखों रुपए खर्च करके विदेश से मंगवाया है। यह स्मार्ट मशीन है। यह अपने आप पानी का स्तर मापेगी, मिट्टी की नमी देखेगी और फिर पानी खींचेगी। अब हमारे गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। आज इसका उद्घाटन है। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। क्या सच में? क्या अब उनकी फसलें बच जाएंगी? किशन, राजू के पिता, भी भीड़ में सबसे आगे हाथ जोड़े खड़े थे। अगर यह मशीन चल गई तो शायद उनके खेत को भी थोड़ा पानी मिल जाए। राजू भीड़ में सबसे आगे घुस गया, मशीन को करीब से देखने के लिए। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो किसी बच्चे की आंखों में जादूगर को देखते वक्त होती है। वह देख रहा था कि कैसे इंजीनियर अमित लैपटॉप को मशीन से जोड़ रहा है, कैसे लाल और हरी बत्तियां जल बुझ रही हैं। अमित सर ने कुछ बटन दबाए। मशीन से एक हल्की बीप की आवाज आई। सब पीछे हटो। अमित ने चिल्लाया, मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर पेड़ पर बैठे पक्षी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अमित ने स्टार्ट बटन दबाया। मशीन ने एक गहरी आवाज की, गुर्रर्र, जैसे कोई सोता हुआ शेर जाग रहा हो। पंखे घूमे, मीटर की सुइयां ऊपर उठी, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई। खट 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 खट, और मशीन बंद हो गई। बत्तियां लाल होकर जलने लगी। अमित सर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर से बटन दबाया। मशीन फिर से गरजी, फिर से वही खड़खड़ाहट हुई
और फिर सन्नाटा छा गया। तीसरी बार, चौथी बार, हर बार वही नतीजा। मशीन स्टार्ट होती, अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती और वह बंद हो जाती। पानी की एक बूंद भी पाइप से बाहर नहीं आई। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उन्होंने अमित सर की तरफ देखा। यह क्या तमाशा है अमित जी? 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने इस मशीन के, यह चल क्यों नहीं रही? अमित सर, जो अभी तक बहुत आत्मविश्वास में थे, अब पसीने से तरबतर हो गए थे। उन्होंने लैपटॉप में कुछ चेक किया, मशीन के तारों को हिलाया, सेंसर साफ किए। उन्होंने अपने फोन पर किसी से बात की, शायद अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में। करीब 1 घंटे तक वो जूझते रहे। धूप और तेज हो गई थी, लेकिन गांव वाले हिले नहीं। उनकी उम्मीद अब डर में बदल रही थी। अंत में अमित सर ने झूंझलाकर लैपटॉप बंद कर दिया। ठाकुर साहब, यहां की बिजली में समस्या है, उन्होंने बहाना बनाया। बिजली? ठाकुर साहब चिल्लाए। मैंने इसके लिए अलग से जनरेटर लगवाया है। बिजली पूरी है, मशीन में खोट है। नहीं सर, मशीन इजराइल की है, उसमें खोट नहीं हो सकता। अमित ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। शायद यहाँ की हवा में बहुत धूल है या पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। यह मशीन यहाँ काम नहीं करेगी। इसके सेंसर बार बार एरर दिखा रहे हैं। हमें इसे वापस ले जाना होगा और लैब में चेक करना होगा। वापस ले जाना होगा। भीड़ में खलबली मच गई। किशन काका के हाथ जुड़ गए। बाबूजी, अगर यह मशीन वापस चली गई तो हमारी फसलें 2 दिन में मर जाएंगी। कुछ भी करके इसे चला दीजिए। अमित ने घृणा से किशन की ओर देखा। तुम अनपढ़ लोग क्या जानो टेक्नोलॉजी के बारे में? यह कोई तुम्हारा पुराना ट्रैक्टर नहीं है जिसे हथौड़े से मारकर ठीक कर दिया जाए। यह कंप्यूटर से चलती है। जब यह एरर बता रही है तो मतलब कोई बड़ी खराबी है। इसे यहां ठीक नहीं किया जा सकता। ठाकुर साहब को अपनी इज्जत की चिंता थी। पूरे गांव के सामने उनकी नाक कट रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, तो क्या मैं अपनी फसल जलते हुए देखूं? तुम कैसे इंजीनियर हो? सर, मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। अमित ने अकड़ कर कहा। मैं कह रहा हूं कि यह मशीन यहां नहीं चल सकती तो नहीं चल सकती। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं बन रहा है और सेंसर उसे रोक रहे हैं। अब भगवान भी नीचे आ जाए तो यह मशीन इस खेत में नहीं चलेगी। निराशा की एक काली लहर भीड़ पर छा गई। जो उम्मीद जगी थी वह टूट कर बिखर गई। रामदीन काका ने अपनी लाठी उठाई और धीरे से बोले, चलो भाई, हमारी किस्मत में ही पानी नहीं है। ठाकुर साहब की विदेशी मशीन भी हार गई। लोग धीरे धीरे मुड़ने लगे। उनके कंधे झुक गए थे। पैरों में वो भारीपन आ गया था जो सिर्फ टूटी हुई उम्मीदों से आता है। राजू के पिता किशन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि अब उन्हें अपनी जमीन साहूकार को गिरवी रखनी पड़ेगी, लेकिन राजू अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी नजरें मशीन पर नहीं, बल्कि मशीन के उस हिस्से पर थीं जहां से आवाज आ रही थी। वह खटखट की आवाज। वह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपनी साइकिल की तरफ देखा, फिर मशीन की तरफ। उसका दिमाग, जो किताबों से ज्यादा अनुभव से सीखा था, तेजी से दौड़ने लगा। जब वह अपनी पुरानी साइकिल चलाता था और चेन ढीली होती थी तो पैडल मारने पर ठीक वैसी ही आवाज आती थी और पहिया नहीं घूमता था। स्लिप होने की आवाज। ठाकुर साहब और अमित सर अब भी बहस कर रहे थे। अमित अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था। राजू को लगा कि अगर अभी नहीं बोला तो बहुत देर हो जाएगी। उसके पिता के आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और वो शहर के बड़े साहब लोग। लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाया। रुकिए साहब। राजू की आवाज पतली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। सब लोग रुक गए। ठाकुर साहब ने मुड़कर देखा। अमित सर ने भवें सिकोड़ ली। कौन है तू? ठाकुर साहब ने पूछा। मैं किशन का बेटा हूं, राजू। उसने सिर झुकाकर कहा। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बार देखूं? भीड़ में से कुछ लोग हंस पड़े। अरे राजू, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? एक पड़ोसी ने कहा। जहां विलायत के इंजीनियर फेल हो गए, वहां तू क्या करेगा? जा घर जा। अमित सर ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। देख रहे हैं ठाकुर साहब, अब गांव के बच्चे मुझे इंजीनियरिंग सिखाएंगे। बेटा, यह खिलौना नहीं है। इसमें लाखों के सेंसर लगे हैं। हाथ भी लगाया तो खराब हो जाएगी। राजू ने अमित की बातों का बुरा नहीं माना। उसने सीधे ठाकुर साहब की आंखों में देखा। मालिक, मशीन तो वैसे भी नहीं चल रही। मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि कुछ तोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है मुझे पता है कि बीमारी कहां है। ठाकुर साहब ने राजू के चेहरे को देखा। पसीने से लथपथ वह सांवला चेहरा, उलझे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, आत्मविश्वास की चमक। ठाकुर साहब खुद भी एक किसान परिवार से उठे थे। उन्हें पारखी नजर थी। उन्होंने सोचा, वैसे भी बेइज्जती तो हो ही चुकी है, अब खोने को क्या बचा है? ठीक है। ठाकुर साहब ने हाथ हिलाया। देख ले,
लेकिन अगर एक भी तार तोड़ा तो तेरे बाप से पूरे पैसे वसूल करूंगा। किशन घबरा गया। उसने राजू का हाथ पकड़ लिया। बेटा, क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? चल घर चलते हैं। राजू ने धीरे से पिता का हाथ हटाया। बापू, भरोसा रखो, मैंने मशीन की बात सुनी है, वो मुझसे कुछ कह रही थी। राजू मशीन के पास गया। वह उतना बड़ा भी नहीं था कि मशीन के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सके। वह लोहे के ढांचे पर बंदर की तरह चढ़ गया। अमित सर छिड़कर देख रहे थे। यह पागलपन है, यह टाइम वेस्ट है। राजू ने अपनी जेब से कोई महंगा औजार नहीं निकाला। उसने अपनी पुरानी साइकिल की तरफ देखा जो पास ही पड़ी थी। उसने दौड़कर अपनी साइकिल उठाई और उसे मशीन के पास ले आया। सब हैरान थे। यह लड़का कर क्या रहा है? क्या यह साइकिल से मशीन चलाएगा? राजू ने मशीन के उस हिस्से का ढक्कन खोला जहां मोटर और पंप जुड़े थे। उसने देखा कि इंजीनियर साहब ने सब कुछ लैपटॉप से चेक किया था, लेकिन उन्होंने अंदर झांक कर नहीं देखा था। राजू ने हाथ डालकर बेल्ट को छू कर देखा। वह बहुत गर्म थी। फिर उसने उस पुली को देखा जो मोटर की ताकत को पंप तक पहुंचाती है। राजू मुस्कुराया। उसे बीमारी मिल गई थी। यह कोई सेंसर की गलती नहीं थी, न ही कंप्यूटर की। यह एक बहुत ही साधारण यांत्रिक समस्या थी जिसे किताबों में नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता था। राजू ने जब कहा कि उसे बीमारी मिल गई है तो अमित सर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके लिए यह अपमान की बात थी। जो मशीन उन्होंने विदेश में सीखी थी उसे एक गांव का लड़का बीमार बता रहा था, जैसे वह कोई जानवर हो। ठाकुर साहब, अमित ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यह लड़का मेरा और आपका समय बर्बाद कर रहा है। हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत जटिल होता है। अगर इसने किसी वॉल्व को गलत तरीके से छू लिया तो मशीन फट भी सकती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। फटना शब्द सुनकर लोग डर गए और कुछ कदम पीछे हट गए। किशन काका ने आगे बढ़कर राजू का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश की। चल घर राजू, बड़े लोगों के काम में टांग नहीं अड़ाते। अगर मशीन खराब हो गई तो हम 7 जन्मों तक इनका पैसा नहीं चुका पाएंगे। राजू ने अपने पिता की आंखों में देखा। उन आंखों में डर था, गरीबी का डर। लेकिन राजू ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसने बहुत ही शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहा, बापू, मशीन नहीं फटेगी। मशीन को सांस नहीं आ रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो मशीन तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन हमारे खेत मर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस बार भी हम भूखे सोएं? किशन काका के हाथ ढीले पड़ गए। बेटे की बात में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उनके डर को एक पल के लिए रोक दिया। ठाकुर विक्रम सिंह इस तमाशे को देख रहे थे। वह एक व्यापारी थे। उन्हें न अमित की डिग्री से मतलब था, न राजू के जज्बात से। उन्हें सिर्फ पानी चाहिए था। उन्होंने अमित को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा और राजू की ओर मुड़े। ए लड़के, तेरे पास 10 मिनट हैं और याद रखना, यह तेरी जिंदगी का सबसे महंगा जुआ है। राजू ने सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पुरानी साइकिल की ओर बढ़ा। यह साइकिल उसके लिए सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं थी, यह उसके दादाजी की निशानी थी। इसी साइकिल पर बैठकर उसने पहली बार स्कूल जाना सीखा था। इसी पर दूध के डिब्बे लादकर वह शहर बेचने जाता था ताकि घर का खर्च चल सके। राजू ने अपनी जेब से एक छोटा सा पाना रेंच निकाला जो वह हमेशा साथ रखता था। उसने साइकिल को मशीन के बगल में लिटा दिया। मशीन का वह हिस्सा जहां मोटर और पंप जुड़े थे बहुत गर्म हो चुका था। गर्मी इतनी थी कि पास खड़े होना भी मुश्किल था, लेकिन राजू को इसकी परवाह नहीं थी। उसने देखा कि मोटर और पंप को जोड़ने वाला रबर का पट्टा बेल्ट गर्मी के कारण फैल गया था। जब मोटर घूमती थी तो पट्टा ढीला होने की वजह से फिसल जाता था। मोटर तो पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन वह ताकत पंप तक नहीं पहुंच रही थी। इसी वजह से मशीन के कंप्यूटर को लग रहा था कि कोई रुकावट है और वह सुरक्षा के लिए बंद हो जा रही थी। अमित सर इसे सेंसर की खराबी समझ रहे थे, जबकि यह सिर्फ गर्मी और रबर के फैलने का साधारण विज्ञान था। समस्या यह थी कि पट्टे को कसने का कोई पेंच स्क्रू वहां नहीं था। यह एक स्वचालित मशीन थी। राजू को कुछ ऐसा चाहिए था जो पट्टे पर दबाव बनाए रखे ताकि वह फिसले नहीं। उसे एक टेंशनर की जरूरत थी। राजू ने अपनी साइकिल की चेन की तरफ देखा। साइकिल की चेन को टाइट रखने के लिए उसमें एक छोटा सा स्प्रिंग और एक लोहे की पत्ती लगी होती है। राजू का दिल एक पल के लिए बैठ गया। अगर उसने यह पुर्जा अपनी साइकिल से निकाल लिया तो उसकी साइकिल बेकार हो जाएगी। वह दूध कैसे बेचेगा, शहर कैसे जाएगा? लेकिन फिर उसने सूखे हुए खेतों की तरफ देखा। उसने उन बूढ़े चेहरों को देखा जो प्यास से बेहाल थे। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, साइकिल फिर जुड़ जाएगी, लेकिन अगर फसल जल गई तो उम्मीद कभी नहीं जुड़ेगी। उसने तेजी से हाथ चलाया। खटखट की आवाज आई और उसने अपनी साइकिल का पिछला पहिया खोलना शुरू कर दिया। अमित सर हैरान होकर देख रहे थे। यह पागल है क्या?
यह कबाड़ यहां क्यों फैला रहा है? राजू ने किसी की नहीं सुनी। उसके हाथ बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। उसने साइकिल के फ्री व्हील के पास से एक लोहे की पत्ती और एक छोटा सा बेरिंग निकाला। उसके हाथ ग्रीस से काले हो चुके थे। माथे का पसीना आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। उसे उस लोहे की पत्ती को मशीन के अंदर फिट करना था, ठीक उस जगह जहां पट्टा सबसे ज्यादा ढीला था। मशीन का ढांचा बहुत संकरा था। राजू का हाथ मुश्किल से अंदर जा पा रहा था। धातु तप रही थी। जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, गर्म लोहे ने उसकी कलाई को जला दिया। आह! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। राजू! किशन काका चिल्लाए। राजू ने दांत भींच लिए। जलन बहुत तेज थी, जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो, लेकिन उसने हाथ बाहर नहीं निकाला। अगर वह हाथ हटा लेता तो वह पुर्जा गिर जाता। उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए उस बैरिंग को पट्टे के ऊपर सेट किया। अब उसे वहीं फिक्स करना था। उसने अपनी जेब से एक पुराना तार निकाला और उसे मशीन के ढांचे के साथ कसकर बांध दिया। यह एक जुगाड़ था, विशुद्ध भारतीय जुगाड़। कोई इंजीनियरिंग की किताब इसे सही नहीं मानेगी, लेकिन राजू जानता था कि यह काम करेगा। उसने साइकिल के बैरिंग का इस्तेमाल करके पट्टे को दबा दिया था, जिससे वह अब टाइट हो गया था। राजू धीरे धीरे मशीन से नीचे उतरा। उसका दाहिना हाथ लाल हो गया था और उसमें से थोड़ा खून भी बह रहा था। उसके कपड़ों पर कालिख लगी थी। वह किसी योद्धा की तरह लग रहा था, जो युद्ध के मैदान से लौटा हो। भीड़ में सन्नाटा था। सब उसकी कलाई को देख रहे थे। अमित सर ने उपहास भरी नजर से देखा। हो गया तुम्हारा नाटक। साइकिल के कचरे से तुम करोड़ रुपए की मशीन चलाओगे? यह टेक्नोलॉजी का मजाक है। राजू ने अपनी जलती हुई कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ा और ठाकुर साहब की ओर देखा। मालिक, काम हो गया। अब पट्टा नहीं फिसलेगा। ठाकुर साहब ने राजू के आत्मविश्वास को देखा, फिर अमित की ओर मुड़े। चालू करो। अमित ने ना नुकुर की। सर, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो? मैंने कहा चालू करो। ठाकुर साहब की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। अमित ने अनमने ढंग से बड़बड़ाते हुए लैपटॉप की ओर हाथ बढ़ाया। उसने फिर से सिस्टम रीसेट किया। राजू की नजरें मशीन पर गड़ी थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी साइकिल की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। अमित ने बटन दबाया। बीप बीप, हरी बत्ती जली। फिर वही आवाज आई, गुर्रर्रर। पंखे घूमने लगे। मोटर की आवाज बढ़ने लगी। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। पिछली बार इसी वक्त खट खट की आवाज आई थी और मशीन बंद हो गई थी। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मशीन की आवाज गहरी और भारी होती गई। धुग धुग धुग। यह आवाज किसी संगीत जैसी थी। मशीन बंद नहीं हुई, वह पूरी ताकत से चल रही थी। राजू ने देखा कि जिस पट्टे पर उसने बैरिंग लगाया था, वह अब पूरी रफ्तार से घूम रहा था, बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा था। अमित सर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे थे। सारे पैरामीटर हरे हो चुके थे। यह कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाए। प्रेशर नॉर्मल है, RP.M स्थिर है, लेकिन कैसे? तभी एक चमत्कार हुआ। मशीन के मोटे पाइप से एक जोरदार आवाज आई, छपाक, और अगले ही पल पानी की एक मोटी धार चांदी की तरह चमकती हुई पूरी ताकत से बाहर निकली। सूखी धरती पर पानी गिरते ही धूल का गुबार उठा और उसके साथ उठी गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू। वह खुशबू जिसका इंतजार यह गांव महीनों से कर रहा था। पानी! किसी ने चिल्लाया। पानी आ गया, पानी आ गया। भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई। जो लोग अभी तक निराश खड़े थे, वे पागलों की तरह पाइप की ओर दौड़े। बच्चे पानी की धार के नीचे कूदने लगे। बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। किशन काका वहीं जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। यह खुशी के आंसू थे। मशीन अब एक लय में चल रही थी और उस लय में राजू की पुरानी साइकिल का बैरिंग भी घूम रहा था, चुपचाप अपना काम कर रहा था। अमित सर, जो दुनिया भर की डिग्री लिए खड़े थे, एक 15 साल के लड़के के सामने बौने नजर आ रहे थे। राजू भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था, अपनी कलाई को सहलाते हुए। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक सुकून था। उसने देखा कि पानी खेतों की नालियों में बहने लगा है। सूखी दरारें भर रही थी। जीवन वापस लौट रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह पानी के पास गए। उन्होंने अपने हाथों में ठंडा पानी लिया और चेहरे पर मारा। फिर वह मुड़े और भीड़ को चीरते हुए सीधे राजू के पास आए। उनके चेहरे का कठोर भाव अब गायब था। लड़के, ठाकुर साहब ने भारी आवाज में कहा। राजू ने सिर झुका लिया। जी मालिक, तूने क्या किया? मुझे सच सच बता। उस इंजीनियर का कहना था कि यह असंभव है। राजू ने जमीन की ओर देखते हुए अपनी सरल भाषा में समझाया। मालिक, मशीन बहुत ताकतवर है,
लेकिन गर्मी की वजह से उसका पट्टा ढीला पड़ गया था। जैसे बैलगाड़ी की रस्सी ढीली हो जाए तो बैल तो चलते हैं पर गाड़ी नहीं बढ़ती। मैंने बस अपनी साइकिल के पहिए का बैरिंग लगाकर उस रस्सी को कस दिया। मशीन को बस थोड़े से सहारे की जरूरत थी, जो उसे मेरी साइकिल ने दे दिया। ठाकुर साहब ने राजू की जली हुई कलाई देखी, फिर उसकी टूटी हुई साइकिल को देखा, जो अब एक पहिए के बिना एक ओर पड़ी थी। वह समझ गए, इस लड़के ने सिर्फ दिमाग नहीं लगाया था, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अमित सर भी अब वहां आ गए थे। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। वह मशीन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। वह राजू के पास आए और पहली बार उन्होंने अपना चश्मा उतारा। तुमने तुमने स्लिप रोटेशन को एक्सटर्नल टेंशन से ठीक किया? अमित ने अंग्रेजी के भारी शब्दों का इस्तेमाल किया, शायद अभी भी अपनी साख बचाने की कोशिश में। राजू ने नासमझी में सिर हिलाया। साहब, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे बस इतना पता है कि जब चीजें फिसलती हैं तो उन्हें पकड़ कर रखना पड़ता है। यह जवाब किसी तमाचे से कम नहीं था, किताबी ज्ञान बनाम व्यावहारिक ज्ञान। तभी भीड़ में से रामदीन काका चिल्लाए, अरे राजू बेटा, तेरी साइकिल तो बेकार हो गई, अब तू दूध कैसे बेचेगा? सबका ध्यान उस टूटी हुई साइकिल पर गया। खुशी के माहौल में अचानक एक सन्नाटा छा गया। गांव वाले जानते थे कि राजू के परिवार के लिए वह साइकिल कितनी जरूरी थी। किशन काका ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, तूने पूरे गांव को बचाया है। मैं पैदल कंधे पर दूध ढोलूंगा। पिता की आवाज में गर्व था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी जेब से फोन निकाला। उन्होंने किसी को कॉल लगाया। उनकी नजरें राजू पर ही टिकी थीं। हाँ, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। मेरी गाड़ी भेजो। और सुनो, शहर के सबसे बड़े साइकिल शोरूम के मालिक को अभी फोन लगाओ। मुझे सबसे अच्छी गियर वाली साइकिल चाहिए इसी वक्त। फिर वह राजू की ओर झुके। बेटा, तेरी यह टूटी साइकिल आज से मेरी है। मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि असली इंजीनियरिंग किताबों में नहीं, नीयत में होती है। राजू ने हैरान होकर देखा। लेकिन मालिक, वो तो कबाड़ है। वो कबाड़ नहीं है, ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस गांव की जीवन रेखा है। तभी दूर से एक और गाड़ी के आने की आवाज आई। यह गाड़ी सरकारी थी। जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दौरा था। सूखा राहत का जायजा लेने के लिए बड़े साहब आ रहे थे। जब कलेक्टर साहब की गाड़ी रुकी और उन्होंने देखा कि यहां पानी बह रहा है, जबकि पूरा जिला सूखा पड़ा है, तो वह हैरान रह गए। वह गाड़ी से उतरे और सीधे ठाकुर साहब के पास आए। विक्रम जी, यह चमत्कार कैसे हुआ? हमने तो सुना था कि आपकी मशीन खराब हो गई है। ठाकुर साहब ने राजू को अपने पास खींचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। यह वो पल था जब राजू की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कलेक्टर साहब, ठाकुर साहब ने गर्व से कहा, मशीन तो खराब थी, लेकिन हमारे पास एक ऐसा इंजीनियर है जिसके पास डिग्री नहीं लेकिन जादू है। मिलिए, यह है राजू। कलेक्टर साहब की आंखों में अविश्वास था। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी में कई बड़े बड़े इंजीनियर देखे थे, आईआईटी के पढ़े लिखे विद्वान देखे थे, लेकिन एक 15 साल का लड़का जिसके कपड़ों पर ग्रीस और मिट्टी लगी हो और जिसने अभी अभी एक विदेशी मशीन को अपनी टूटी हुई साइकिल के हिस्से से ठीक कर दिया हो, यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजू, कलेक्टर साहब ने धीरे से उसका नाम दोहराया। वह आगे बढ़े और उन्होंने वह किया जिसकी उम्मीद वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। उन्होंने झुककर राजू के गंदे और ग्रीस से सने हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। बेटा, तुमने आज सिर्फ मशीन नहीं चलाई, तुमने इस पूरे जिले की नाक कटने से बचा ली। अगर आज पानी नहीं आता तो दिल्ली तक खबर जाती कि प्रशासन फेल हो गया। तुमने हमें बचा लिया। राजू सकपक्का गया। साहब, मैं तो बस एक मामूली मैकेनिक हूं। मैंने तो बस वही किया जो बापू ने सिखाया था कि कर्म ही पूजा है। तभी अमित सर, जो अब तक शर्मिंदगी के मारे नजरें झुकाए खड़े थे, धीरे धीरे आगे आए। उनका अहंकार, जो कुछ देर पहले हिमालय जैसा ऊंचा था, अब पिघल कर पानी बन चुका था। वह राजू के सामने आकर रुके। उन्होंने अपनी जेब से एक कीमती पेन निकाला। यह सोने की परत चढ़ा हुआ पेन था। राजू, अमित की आवाज भारी थी, मैं अमेरिका और यूरोप में पढ़ा हूं। मुझे लगता था कि ज्ञान सिर्फ मोटी किताबों और एसी कमरों में मिलता है, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली विज्ञान तो धूप, धूल और पसीने में होता है। तुमने एक रबर की बेल्ट और लोहे के घर्षण का जो संतुलन बनाया, वह किसी किताब में नहीं लिखा है। अमित ने वह पेन राजू की शर्ट की जेब में लगा दिया। यह पेन मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया था जब मैंने टॉप किया था। आज यह तुम्हारा है, क्योंकि आज के असली टॉपर तुम हो। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किशन काका का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। गरीबी ने उन्हें हमेशा सिर झुकाकर चलना सिखाया था, लेकिन आज उनके बेटे की वजह से उनका सिर सबसे ऊंचा था। शाम होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
आसपास के गांवों से भी लोग उस जादुई लड़के को देखने आने लगे जिसने ठाकुर साहब की विदेशी मशीन चला दी थी। गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। औरतें मंगल गीत गाने लगी। घरों में भी जादुई लड़के, जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उससे पकवान बनने लगे, क्योंकि पानी आ गया था और पानी आने का मतलब था जीवन का वापस आना। ठाकुर विक्रम सिंह ने उसी रात अपनी हवेली के बाहर एक बड़ी सभा बुलाई। पूरा गांव इकट्ठा था। बीच में एक ऊंची कुर्सी पर राजू को बैठाया गया था। यह दृश्य अद्भुत था। जिस कुर्सी पर हमेशा जमींदार बैठते थे, आज उस पर एक गरीब किसान का बेटा बैठा था। ठाकुर साहब ने माइक हाथ में लिया। भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन मेरा एक वादा बाकी है। उन्होंने इशारा किया। दो आदमी एक नई चमकती हुई लाल रंग की रेंजर साइकिल लेकर आए। उसमें गियर लगे थे, सस्पेंशन था और वह उतनी ही सुंदर थी जितनी राजू ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। राजू, ठाकुर साहब बोले, जैसा मैंने वादा किया था, यह जिले की सबसे महंगी साइकिल है। यह तेरी है और साथ में यह लिफाफा जिसमें 50 रुपये नकद हैं। यह तेरी मजदूरी नहीं, तेरा इनाम है। भीड़ फिर से जयकारे लगाने लगी। राजू साइकिल के पास गया। उसने उसके हैंडल को छू कर देखा, गद्दी पर हाथ फेरा। यह सपना सच होने जैसा था। लेकिन फिर वह रुका। उसने भीड़ में बैठे अपने पिता को देखा, जिनकी धोती फटी हुई थी। उसने अपनी मां को देखा, जो भीड़ के पीछे खड़ी थीं और अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थीं। राजू ने माइक हाथ में लिया। सन्नाटा छा गया। मालिक, राजू की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। यह साइकिल बहुत सुंदर है। यह मेरा सपना थी। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन मालिक, अगर मैं यह साइकिल ले लूंगा तो मैं इस पर घूमूंगा, खुश होऊंगा, पर मेरे बापू का कर्ज नहीं उतरेगा, मेरी मां की दवाई नहीं आएगी, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी जेब से वह पेन निकाला जो अमित सर ने उसे दिया था। यह पेन, मैं इसे चलाना नहीं जानता। मैं 5वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पाया। गांव वाले हैरान थे। राजू क्या कह रहा है? वह इनाम ठुकरा रहा है? राजू ने ठाकुर साहब की आंखों में देखा और हाथ जोड़ लिए। मालिक, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह साइकिल मत दीजिए, मुझे यह पैसे भी मत दीजिए। बस मेरा स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह मशीन अंदर से कैसे काम करती है। मैं सिर्फ तुक्का नहीं लगाना चाहता, मैं असली इंजीनियर बनना चाहता हूं, ताकि मैं ऐसी मशीनें खुद बना सकूं जो हमारे जैसे गरीबों के काम आए। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल भर आया। एक भूखा बच्चा रोटी नहीं, किताब मांग रहा था। एक मजदूर आराम नहीं, विद्या मांग रहा था। भारत की असली ताकत यही थी। ठाकुर विक्रम सिंह मंच से नीचे उतरे और राजू को गले लगा लिया। बेटा, तूने आज मेरी दौलत को भी छोटा कर दिया। जा, आज मैं विक्रम सिंह गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाता हूं, तेरी पढ़ाई का, तेरे कपड़ों का, तेरी किताबों का, यहां तक कि अगर तू विदेश जाकर पढ़ना चाहेगा तो उसका भी पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। आज से तू किशन का बेटा बाद में है, मेरा बेटा पहले है। उस रात रामपुर गांव में दिवाली नहीं थी, फिर भी हर घर में दिए जले। यह दिए तेल से नहीं, उम्मीद से जल रहे थे। 12 साल बाद समय का पहिया घूमा। रामपुर अब बदल चुका था। कच्ची सड़कें पक्की हो गई थीं, खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, नहरों में पानी की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक लंबी सफेद रंग की सरकारी गाड़ी गांव के स्कूल के सामने आकर रुकी। गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं थी, लेकिन उस पर लिखा था, मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और एक नौजवान बाहर उतरा। वह सूट बूट में था, आंखों पर चश्मा था और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह सीधा स्कूल के अंदर गया। वहां एक बूढ़े मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। नौजवान ने जाकर मास्टर जी के पैर छुए। मास्टर जी ने चश्मा ठीक करते हुए देखा। कौन हो भाई? नौजवान मुस्कुराया। मास्टर जी, 15 साल पहले एक लड़का अपनी टूटी साइकिल की चेन ठीक करते करते आपकी क्लास के बाहर खड़ा होकर सुनता था। आज वह वापस आया है। मास्टर जी की आंखें फैल गईं। राजू? जी, अब इंजीनियर राजीव किशन। राजू अब बड़ा हो गया था। उसने शहर के बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, गोल्ड मेडल जीता था और अब सरकार के सिंचाई विभाग में एक बड़ा अधिकारी था। लेकिन वह सबसे पहले अपनी हवेली नहीं, अपने स्कूल आया था। इसके बाद राजू सीधा ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली गया। ठाकुर साहब अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। वह बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे थे। उनकी नजर कमजोर हो गई थी। राजू ने उनके पैरों में सिर रख दिया। कौन? ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में पूछा। आपका बेटा। मालिक? राजू। ठाकुर साहब ने कांपते हाथों से उसका चेहरा टटोला। आ गया मेरा शेर।
सुना है तूने सरकार में बड़ा नाम कमा लिया है। ये सब आपकी देन है बाबा, राजू ने कहा। फिर राजू की नजर दीवार पर गई। वहां ठाकुर साहब के पूर्वजों की तस्वीरों के बीच कांच के एक बड़े बॉक्स में एक चीज सजा कर रखी गई थी। वह कोई तलवार नहीं थी, न ही कोई बंदूक। वह एक पुरानी, जंग लगी, टूटी हुई साइकिल थी जिसका पिछला पहिया गायब था। राजू की आंखें भर आईं। ठाकुर साहब ने उसे सहेज कर रखा था। देख रहा है? ठाकुर साहब बोले। लोग पूछते हैं कि यह कबाड़ यहां क्यों रखा है। मैं उनसे कहता हूं कि यह वो रथ है जिस पर सवार होकर एक अभिमन्यु ने सूखे के चक्रव्यूह को तोड़ा था। जब भी मुझे घमंड आने लगता है, मैं इस साइकिल को देख लेता हूं। राजू ने उस दिन गांव के लिए एक नई घोषणा की। उसने अपनी तनख्वाह से गांव में एक कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां गांव के बच्चे सिर्फ किताबें नहीं रटेंगे, बल्कि मशीनों को खोलना, उन्हें समझना और उन्हें ठीक करना सीखेंगे। उद्घाटन के दिन राजू ने फीता काटते हुए बच्चों से कहा, दोस्तों, डिग्री जरूरी है, स्कूल जरूरी है, लेकिन याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तुम्हारा अनुभव है। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत देना। अगर तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पास एक टूटी साइकिल और एक बड़ा दिल है तो तुम दुनिया की किसी भी मशीन, किसी भी मुसीबत को ठीक कर सकते हो। उस शाम जब राजू वापस शहर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा तो उसने देखा कि खेतों में वही मशीन आज भी चल रही थी। उसका रंग फीका पड़ गया था, लेकिन उसकी आवाज में वही लय थी, धुग धुग धुग। और अगर कोई ध्यान से सुनता तो उस मशीन की धड़कन में आज भी उस 15 साल के राजू की मेहनत और उसकी पुरानी साइकिल के बैरिंग की आवाज सुनाई देती थी। गांव के बच्चे आज भी उस मशीन को राजू का इंजन कहते थे। और यही भारत की असली कहानी है, जहां प्रतिभा मोहल्लों में नहीं, मिट्टी में पलती है। जहां जुगाड़ सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि हार न मानने की एक जिद है।